नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नागरिकता कानून और एनआरसी प्रदेश भर में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में लगातार सड़कों पर उतर रही हैं, जुबानी तीर चल रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में गिरिराज ने कांग्रेस पर मुगलों और अंग्रेजों के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने साफ साफ ये कहा है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जो नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रही हैं, वो भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं। सत्ता पाने के लिए ये पार्टियां आम लोगों को भड़का रही हैं। इस मसले पर विपक्षी पार्टियां कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी जहां गिरिराज के बयान के साथ खड़ी नजर आई तो विपक्षी पार्टियों ने पलटवार किया। वहीं जेडीयू के मुताबिक दूसरे शब्दों में भी अपनी बात रखी जा सकती है। पहले सुनिए तमाम बयान, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो केवल ये बता दें, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल हो, कम्युनिस्ट हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्या पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? क्या बांग्लादेश में नहीं है? क्या दुनिया के किसी देश में नहीं है? क्या जब कोई आदमी राशन से लेकर के वोटर बनवाने तो हर चीज में जरूरत पड़ता है कि नहीं? राशन कार्ड के लिए जरूरी है, आयुष्मान भारत के लिए जरूरी है, सब जानता है। लेकिन इनकी मंशा है भारत को तबाह करना, भारत को कमजोर करना, भारत को तोड़ देना। मुझे तो लगता है जो काम मुगलों से छूट गया था, जो काम अंग्रेजों से छूट गया था, वो आज कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है कि मिटा दो भारत को। मैं तो यही समझता हूं। व्यापारी किलर इस देश के लोकतंत्र के बहुत खराब काम कर रहे हैं और देश इसका बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा इसकी, और चुका रहा है। शब्दों को बेहतर तरीके से रख करके भी अपने आरोप आप तय कर सकते हैं, आप बहुत ही करारे तरीके से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन जिन प्रतीकों का वो इस्तेमाल करते हैं वो भारत की बहुरंगी संस्कृति और हमारा जो इतिहास है, जिस परिवेश में हम सैकड़ों वर्षों से एक साथ मिलकर रहते रहे हैं, वह इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं खटास पैदा होती है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं सोचना चाहिए कि श्री गिरिराज सिंह के चलते उनके मंत्रिमंडल की भी प्रतिष्ठा जा रही है, और जिस तरह गिरिराज सिंह जी अनाप शनाप बातें करते हैं, इससे कोई भाजपा की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह को लगता है इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनसे अनुरोध है कि वो बाकी शास्त्रों का अध्ययन करें और इतिहास को पढ़ें। जो काम संघ ने किया है वो काम देश में किसी ने नहीं किया। देश की आज़ादी के पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया, और देश की आज़ादी के बाद एनआरसी और सीएए के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। गिरिराज जो है एक कदम आगे ही बढ़ेंगे ना भाई, जब देख लिया कि नेतृत्व की दिशा क्या है, नेतृत्व की मानसिकता क्या है, तो उस दिशा में आगे चलने की कोशिश करते हैं कि नेतृत्व खुश रहे। यही है। इसके पहले देश की राजनीति में इस तरह से कोई सांप्रदायिक बात और सांप्रदायिक आधार पर कोई बात नहीं होती थी। तो अपने अपने तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां गिरिराज सिंह के बयान पर हमला बोल रही हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, करेंगे चर्चा की शुरुआत। निखिल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। आजमी बारी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। दानिश रिजवान, हम प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। कन्हैया भिलारी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। निखिल आनंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन कामों को मुगल पूरा नहीं कर पाए, यानी कि साफ साफ की बाबर या औरंगजेब ये सभी पूरा नहीं कर पाए, उससे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां पूरा कर रही हैं। जो अंग्रेज नहीं कर पाए उसे विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जरा विस्तार में समझाएंगे आखिर मतलब क्या था, क्या तरीका था, कौन से वो काम छूटे हुए रह गए जिसे विपक्षी पार्टियां पूरा कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है? देखिए, गिरिराज सिंह जी एक प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने देश में आजकल जो भी हो रहा है उसके प्रति अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। उनके कहने के तरीके अलग हो सकते हैं,
लेकिन उनके कोनोटेशन को समझना होगा। और मुगलिया सल्तनत का क्रिटिसिज्म करना, ये फिरका परस्ती कैसे हो सकती है, और अंग्रेजों के डिवाइसिव पॉलिटिक्स के बारे में कोट करना कैसे ये सांप्रदायिक हो सकता है, ये तो विपक्ष के नेता ही बताएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हाल के दिनों में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, 370 हो, धारा 3 तलाक का मसला हो, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सभी मामलों में जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो भाषा है वो विपक्ष के नेताओं की भाषा एक ही सुर में मिलती है, और ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं देश के कुछ विपक्षी नेता फिरका परस्त ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनके अपनी बात कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह जी ने जो भी कहा है वो अपनी एक भय और आशंका का इजहार किया है कि देश में इन दिनों फिरका परस्त ताकतें सक्रिय हो रही हैं, जिनको नेस्तनाबूद करना बहुत ही जरूरी है। और इस बात को लेकर के हम कमिटेड हैं कि राष्ट्र हित में, देश हित में और देश की जन भावना का ख्याल करते हुए हम किसी भी फिरका परस्त ताकत को खड़े नहीं होने देंगे। की बात की जा रही है। आजमी बारी जी आपसे जानना चाहूंगी, आजमी बारी साहब आपसे जानना चाहूंगी, जब कई सारे लोगों के नाम दरअसल गिरिराज सिंह गिनाते हुए नजर आए, उसमें महात्मा गांधी का नाम शामिल है, लोहिया का नाम शामिल है, नेहरू का नाम शामिल है, कई और मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। कई ऐसे नेता हैं जो कि एनपीआर का समर्थन कर रहे थे। 10 साल पहले आप एनपीआर की वकालत कर रहे थे, उसके बाद पिछले साल ये जब सदन में अमित शाह कहते हैं कि हम एनआरसी लाएंगे, तब कांग्रेस पार्टी कहती है कि एनआरसी हमारा बच्चा है, कांग्रेस पार्टी का बच्चा है, इसे हथियाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आखिर आप करें तो पुण्य, हम करें तो पाप कैसे? गिरिराज सिंह कौन है मैं नहीं जानता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और वो इस बात को झूठा बयान देते हैं कि एनआरसी नहीं लागू होगी, एनआरसी क्या है, और जब आपने हमें बुलाया, मैं कांग्रेस पार्टी, मैं आजमी बारी की हैसियत से बुलाया है आपने, आप जब सवाल किया है तो सवाल का पूरा जवाब सुन लीजिए। तो जवाब दोबारा बुलाना है नहीं बुलाना है उससे मतलब हमको नहीं है। लेकिन आजमी बारी साहब को मुगलिया सल्तनत को मैं ये कह रही हूँ आजमी बारी साहब आप नाराज ना हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अभी तो शुरू भी नहीं किया, अब हमको टोकना शुरू किया। निखिल जी जब बोल रहे थे तो पूरा समय निखिल जी को हमने दे दिया। आप दूसरा उठा रहे हैं ना आजमी बारी साहब, आप मेरा सवाल तो सुन लें कि जिनकी बात आप कर रही हैं उनका कोई अचीवमेंट वाली बात है क्या? आज तक इसी तरह कुछ लोगों को फोबिया हो गया है कि आज तक कि इसी तरह की भाषाएं बोलो, जिस तरह की भाषाएं आज की तक की मीडिया चाहती है और जिस तरह के लोग देखना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एनआरसी की बात करना चाहते हैं। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एनआरसी किसी भी तरह मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये एनआरसी अगर आता है तो यह एनआरसी जो बनाने की कोशिश गई है ये तो गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। कैसे? जो लोग आज किसानों के खिलाफ है उसको मैं साबित कर देना चाहता हूं। क्या हर भारतवासी की आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए आजमी बारी साहब? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप एनआरसी का हुआ खड़ा कर रहे हैं और एनआरसी लाने की बात आप कर रहे हैं, मैं उससे की बात कर रहा हूं कि क्या आप एनआरसी है क्या, और वित्तीय इस एनआरसी को लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से एनआरसी आ जाए या नहीं आ जाए। आप जहां एनआरसी लाया है वहां की स्थिति देख लीजिए कि क्या हुई है। सिर्फ आपने जो लाया उससे वित्तीय भार देश का क्या होगा, उससे मुसलमान का क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हम मुसलमान की चिंता करने नहीं आए हैं, हम लोग देशभक्त हैं। हाँ, सुन लीजिए ना मेरी बात। सवाल ऐड करना चाहूंगी प्लीज, एक छोटा सा सवाल। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी एनआरसी लाने की बात नहीं कही थी? मैं वहीं पर आ रहा हूं। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दे देते हैं, उसके बाद जितनी बात कीजिएगा मैं उसके बाद कोई बात नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि क्या ये एनआरसी जो आया है आसाम में उसके वित्तीय आज की जो देश की स्थिति है उसमें जिस हालत से, तो आप एनआरसी जो है उसे आर्थिक स्थिति का बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने जो लाया है उसमें एनआरसी में 50,000 कर्मचारी को लगाया, 1600 करोड़ रुपया खर्चा किया,
देश की थी कहां जा रही है। और उसके बाद मान लिया हम कि आप एनआरसी पूरे देश में लागू कर दीजिएगा, पूरे देश में लागू जिस दिन कर दीजिएगा उस दिन क्या होगा, एनआरसी लाने के बाद 70,000 आपको करोड़ रुपया खर्चा होगा, 70,000 रुपया जो कैलकुलेशन से खर्चा होगा। और 3 करोड़ मान लिया जो भारतीय जनता पार्टी या भक्त लोग बोल रहे हैं 3 करोड़ शरणार्थी, अभी एक साहब बता रहे थे कि 6 करोड़ है, मान लिया 3 करोड़ शरणार्थी आज आपने घुसपैठी निकाल भी दिए। मान लिया वो आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था, तो आपको ऑब्जेक्ट किया जाएगा। मैं नहीं, एकदम आप उसके बाद कीजिएगा, जब आपका बारी आएगी तो आप बात कर दीजिएगा। हम ये कर बहुत हम सिंपल सी बात करना चाहते हैं आज कि अगर ये 3 करोड़ शरणार्थी आपके निकाल भी लिए तो उसको आप रखेंगे कहां? डिटेंशन कैंप बनाएंगे, जो डिटेंशन कैंप जेल से ज्यादा भयावह स्थिति है, जो आसाम में, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिटेंशन कैंप नहीं है, डिटेंशन कैंप आसाम में चल रहा है। 12 लाख करोड़ रुपया सिर्फ डिटेंशन कैंप बनाने में लगेगा मैडम, ये बता रहना चाहता हूं आपको। और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस पार्टी जिस एनआरसी को आप लाने की बात कर रहे हैं, उस एनआरसी के लाने के बाद देश की क्या हालत होगी, मुसलमान की चिंता मैं नहीं कर रहा हूं। डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम तो जो कर रहे हैं उसको काट दीजिए कि अगर आपको बनाने में 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा नहीं होगा तो राजनीति छोड़ देंगे। आप ये बताइए एनआरसी की बात ही कहाँ हुई है? कोई ड्राफ्ट प्रपोजल आया हो तब कोई आसाम में आपने ला दिया, आसाम में ला दिया, किस लिए आया? में अगर सुप्रीम कोर्ट पर ठिकाना छोड़िएगा, राजीव गांधी ने जो असम समझौता किया था उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट पर ठिकाना छोड़िएगा। नहीं उसको लीजिए, अगर निखिल ने इसी तरह से चर्चा करनी तो चर्चा मत कीजिए, अगर आप सुन लीजिए उसके बाद आप सुन लीजिए और उसके बाद अगर काट सकते हैं मेरी बातों को। देखिए आजमी बारी जी आपको भी पूरा वक्त दिया गया, लेकिन सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। आजमी बारी साहब, मैंने पूछा आपसे, कांग्रेस पार्टी जब वकालत कर रही थी एनआरसी की, उस वक्त क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थे? जब आपने मुझसे पूछा उसके बाद निखिल जी इंटरप्ट किया, आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बार बार आप मुझ पर आ रही हैं। हम 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको कंटिन्यू बोलने के लिए दिया, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि क्या 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा कि नहीं होगा इस देश में, इसका बताने की कोशिश करें। मुझे ये बताएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, जब कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थी। इस तरह के आप पूछिए कि आप कहां देश को ले जाना चाहते हैं। अगर देश को भय के वातावरण में ले जाना चाहते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बात पर चर्चा करा करके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आजमी बारी जी। हर भारतवासी को हम तो कह रहे हैं, आपको मैंने पूरा समय दिया। दानिश रिजवान गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को आप लाकर खड़ा करती है और उन पर डिस्कशन कराती है। आजमी बारी जी प्लीज। दानिश रिजवान, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या गलत है? अगर हर देशवासी का अपनी पहचान होती है तो इसमें गलत क्या है? और गिरिराज सिंह जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या गलत आरोप है ये? अरे जेडीयू के लोग ही बोल रहे हैं, आपके जेडीयू के प्रवक्ता के सामने बोल चुके हैं कि बोलने का तरीका उनका ठीक नहीं है। ठीक है जो बिहार में सरकार चला रहे हैं। बोलने दे सिरांधा जी, गिरिराज सिंह जी के स्टेटमेंट को अगर आप सीरियसली लेती हैं तो गिरिराज सिंह ने आज के पहले भी कई एक बार कुछ एक और स्टेटमेंट दिया, मैं उसको पहले आपको बता देना चाहता हूं। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा होगा। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। अगर इन दोनों गिरिराज सिंह के बयान को मान लिया जाए तो औरंगजेब गिरिराज सिंह जी का दादा या परदादा जरूर रहा होगा, इसलिए रहा होगा कि अगर अफगानिस्तान, सुनिए मेरी बात, पर्सनल नहीं हो सकते, अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह से पर्सनल नहीं हो सकते।
चौधरी साहब आप चुप रहिए ना। आप कैसे कर सकती है? नहीं, एकदम मैं कंटिन्यू, मैं ठोक के कह रहा हूं। आप बकवास जब आप दानिश कर रहे उस्मान हैं, जी, आप एक नेता है, लोगों के बीच सही संदेश नहीं जाता है। जिस तरह की बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, प्लीज ऑब्जेक्शनेबल है ये। आप किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। गिरिराज सिंह बोले तो वो आप तक लेवल नहीं है। गिरिराज सिंह आगे पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान जा सकता है। अरे पाकिस्तानियों को आप लोगों से वैसे प्लीज एक बार में एक ही इंसान, एक ही शख्स बोले तो बात समझ में आती है। कन्हैया भिलारी जी प्लीज प्लीज प्लीज, दानिश रिजवान जी, दानिश रिजवान जी बस बस, दानिश रिजवान जी बस, कन्हैया भिलारी जी, कन्हैया भिलारी जी, कन्हैया भिलारी जी, निखिल आनंद जी आपके पास भी आएंगे, दानिश रिजवान जी आपके पास भी आएंगे। प्लीज इंटरप्ट ना करें, किसी की भी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ना तो मुझे समझ आ रही है, ना हमारे दर्शकों को समझ में आ रही है। प्लीज 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 देखिए, ऐसे ऐसे चर्चा नहीं होती है, प्लीज ऐसे चर्चा नहीं होती है, ऐसे चर्चा नहीं होती है। दानिश रिजवान जी और निखिल आनंद जी, दानिश रिजवान जी, गिरिराज सिंह के रिश्तेदार, दानिश रिजवान जी प्लीज बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दें। कन्हैया भिलारी जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप करें तो पुण्य, हम करें तो पाप, क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? उसकी पैदाइश सीधे यहाँ पर देखिए, बुलवाइए, हिंदू राष्ट्र नहीं है। इन्हीं को बुलवाइए, इन्हीं को बुलवाइए। प्लीज प्लीज बारी बारी से अपनी बात रखें। दानिश रिजवान जी, दानिश रिजवान जी प्लीज, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं, प्लीज। हाँ, निखिल जी को बुलवा लीजिए पूरा, उसके बाद हम लोग दूसरा लोग बोलेगा कोई। आप गलत आरोप लगा रहे हैं आजमी बारी जी, आपको भी पूरा वक्त दिया गया। प्लीज कन्हैया भिलारी जी, कन्हैया भिलारी जी, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। इस देश में अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बारी बारी से बोले। अभी कन्हैया भिलारी जी को से सवाल मैंने लिया है, आप लोग बीच में इंटरप्ट ना करें। कन्हैया भिलारी जी, के प्रति वफादारी में कहीं ना कहीं खोट है। वफादारी में कोई शक नहीं है आपके, आपने अंग्रेजी बी मैच्योर, दानिश रिजवान जी, दानिश रिजवान जी, दानिश रिजवान जी, दूसरे गेस्ट का भी ख्याल करें प्लीज, दूसरे गेस्ट का भी ख्याल करें। निखिल, ऐसे बहस नहीं होती है, ऐसे बहस नहीं होती है, प्लीज प्लीज ऐसे बहस नहीं होती है, हर बात पर इमरान खान, प्लीज ऐसे बहस नहीं होती है, ऐसे बहस नहीं होती है। दानिश रिजवान जी, एनसीए के खिलाफ दानिश रिजवान जी प्लीज, पाकिस्तानियों को नागरिकता देना चाहते हैं। कन्हैया भिलारी जी अपनी बात रखें प्लीज। ऐसा लगता है कि सीए तो लागू होगा ही। अरे पाकिस्तानियों को नागरिकता निखिल आनंद जी, निखिल आनंद जी, नागरिकों को नागरिकता प्रधानमंत्री का नहीं है निखिल आनंद जी, इमरान खान नजर आ रहा है, इमरान खान बोलते हैं। मैं यहीं पर डिबेट खत्म कर दूंगी, मैं यहीं पर डिबेट खत्म कर दूंगी अगर आप लोग शांत नहीं होते हैं। जब आप कहते हैं कि आपको वक्त मिलना चाहिए तो दूसरे मेहमानों को भी वक्त दें। कन्हैया भिलारी जी अपनी बात रखें। भिलारी जी से पूछ लीजिए। हाँ, अब क्या आपने क्या पूछा? मैंने यही कहा, गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया है वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से वकालत कर रहे थे एनआरसी के, पिछले साल की बात है, 2018 की बात है, जब सदन में अमित शाह एनआरसी लाने की बात कह रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एनआरसी तो हमारा बच्चा है। अब ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, ये मुद्दा हमसे छीन रही है हमारा। और उसके बाद जब अब हम इसको लाने की बात कर रहे हैं तो ये बेवजह में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम, आप करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। देखिए, गिरिराज सिंह जो भी बात कहे हैं उनका वो एजेंडा है, उससे वो अलग कुछ भी नहीं कहे हैं और वो कहते रहे हैं। लेकिन अब एनआरसी, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि वो सबको देशद्रोही कह रहे हैं जो इसका विरोध कर रहा है, तो वो देशद्रोही नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं, जो उनके सहयोगी माने दोनों मिलकर के यहाँ बिहार में सरकार चला रहे हैं और केंद्र में भी हैं, तो सबको लपेटे में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को वो छोड़ रहे हैं। तब मेरा अपना मानना है कि चूंकि बिहार में चुनाव है, अगले साल ही चुनाव है और चुनाव को जीतना पहली प्राथमिकता है जी। इसके बाद आपको वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है। तो मुझे जो लगता है कि गिरिराज सिंह जो भी बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं,
और निश्चित तौर से सहमति नेतृत्व की होगी तभी बोल रहे हैं। अब ये सवाल है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर अच्छा है कि खराब है, इस पर बहस चल रहा है पूरे दुनिया में, पूरे भारत में निखिल आनंद जी हो रहा है। जवाब देना चाहेंगे क्या आप अपनी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं? जेडीयू ने साफ साफ कहा कि एनआरसी नहीं आने देंगे यहां पर, तो क्या आप अपनी सहयोगी पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, एनआरसी एक फ्यूचर कोर्स में एक डिस्कोर्स का इशू है। अरे सीधे सीधे और बोलिए ना कि एनआरसी नीतीश को जी का लेकर विरोध के कर रहे हैं अभी कि कोई ड्राफ्ट सवाल आप कुछ पूछिएगा, जवाब कुछ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने मत गाइए निखिल जी। बहुत शॉर्ट में टाइम नहीं है, आप लोगों ने पहले ही टाइम सारा किल कर दिया। सीधे सीधे बोलिए कि शॉर्ट हम में, नीतीश कुमार जी का हम विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा नीतीश जी की कोई लोकसभा में हैसियत नहीं है, जो सीधे नीतीश सीधे कुमार के बोलिए। प्रवक्ता बोल रहे हैं उसको उससे सहमत है कि नहीं सहमत है, यही बता दीजिए आप। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। और जेडीयू का सीधा सीधा एक पार्टी का उनका डिसीजन है। लोकसभा राज्यसभा में जब समर्थन किया उन्होंने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का किया, एनआरसी का नहीं किया। ठीक है, दानिश रिजवान जी आपका क्या स्टैंड है? क्या आप नहीं चाहते कि एक आइडेंटिटी होनी चाहिए भारतीयों की? देखिए, एक चीज में मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि आप जिस तरीके से दंगाई बयान देकर के ऐसे एक्ट को आप लागू करिएगा। गिरिराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं? गिरिराज सिंह जी को भाषा को समझिए। ये कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए बनाना चाहते हैं। हमारा एजेंडा साफ है, ये देश तोड़ने वाले हैं, हम देश को टूटने से बचाने वाले हैं। बारी जी, ये ओवैसी के साथ जीतन राम मांझी रैली आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल उठना लाजमी हो सकता है कि गिरिराज सिंह ने जो बातें कही वो ज्यादा तल्ख हो गई हों, ज्यादा हार्श लैंग्वेज उन्होंने यूज कर लिया हो, लेकिन बात में कहीं ना कहीं दम नजर इसलिए आता है क्योंकि जो बात कांग्रेस पार्टी पहले कह रही थी उस बात से, उस मुद्दे से अब क्यों पलट रही है, ये बड़ा सवाल है। प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।